हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं विकी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी में, जहां की हम पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली लेक्चर में यह देखा कि हमारा जो संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भी देखा, जिसमें कि हमने यह जाना कि अगर हम संविधान को नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ संविधान की प्रस्तावना को ही हम पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान में क्या-क्या प्रावधान है और वो नागरिकों को क्या-क्या अधिकार देता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम यह देखेंगे कि हमने अपने संविधान में दूसरे देशों के संविधान से क्या-क्या लिया है। जैसे कि कभी-कभी आलोचक यह बोल बैठते हैं कि हमारा जो संविधान है, वह जो है नया नहीं है। यानी कि हमने दूसरे देशों के संविधानों में जो प्रावधान है, उस प्रावधान को अपने संविधान में शामिल कर लिया और इसके बाद हमने अपना संविधान बनाया। तो इस पे हमने पिछले लेक्चर में चर्चा भी की थी कि जो है हमारा जो संविधान है, इस संविधान को आप उधार लिया संविधान नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि भले ही हमने बाकी देशों के संविधानों को पढ़ा और उसमें जो प्रावधान है, उस प्रावधान को अपने अनुसार, इस लाइन को आप याद रखिएगा कि हमने भले ही दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा, लेकिन उस संविधान में जो प्रावधान था, उस प्रावधानों को अपने अनुसार, यानी कि हमारे देश में उस प्रावधान की क्या आवश्यकता है और किस रूप में उसे अपने संविधान में शामिल किया जाए, ताकि वह एक व्यावहारिक मार्गदर्शन भविष्य में सरकार के लिए अ, यानी कि एक मार्गदर्शन के तौर पे जो है हमारे संविधान में हमेशा बना रहे। तो चलिए, आज जो अपना जो लेक्चर है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान है, इन प्रावधानों को दूसरे देशों के संविधान से हमने कैसे लिया है और क्या-क्या लिया है। तो इस पे जाने से पहले हम थोड़ा अपने संविधान के बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने जो संविधान अपनाया था, उसमें 395 अनुच्छेद थे। यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग में जो संविधान था, उसमें आर्टिकल जो थी, आर्टिकल उनकी संख्या जो है वो 395 थी। और इसके अलावा 3 सूचियाँ भी थी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारी 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 जो सरकार है, हमारी जो शासन तंत्र है, वो संघीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ है। यानी कि केंद्र के अपने विषय हैं, राज्य के अपने विषय हैं। तो केंद्र जो है अपने विषय पर कानून बनाएगा, राज्य जो है वो अपने विषय पर कानून बनाएगा। तो स्टार्टिंग में जो केंद्र में जो सूचियाँ थी, यानी केंद्र सूची में 97 विषय थे। यानी कि स्टार्टिंग में 97 सब्जेक्ट को शामिल किया गया था। सेंट्रल का जो सब्जेक्ट है वो 97 था। यानी इन 97 विषय पे केंद्र जो है वो कानून बना सकता है। और वहीं राज्य की जो सूची थी, उसमें 66 विषय को शामिल किया गया था। यानी इन 66 विषय पे राज्य जो है वह स्वायत्त रूप से कानून बना सकता है। और तीसरी जो सूची थी, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची का आशय क्या हुआ यहाँ पे? समवर्ती सूची कहने का आशय यह है कि इसमें जो विषय शामिल है, उसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएंगे। यानी केंद्र और राज्य आपसी सहमति से इन 47 विषयों पर कानून बनाएंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच जो है विवाद हो जाता है, यानी केंद्र बोलता है कि यह कानून सही है और वहीं राज्य की कुछ और विचार होती है, तो इन दोनों में अगर मतभेद होता है, तो केंद्र का जो कानून होगा वही कानून मान्य होगा। और अभी वर्तमान में हमारा जो संविधान है, उसमें 445 अनुच्छेद को शामिल किया गया है लगभग। अब एग्जैक्ट किसी बुक में 448 भी दिया गया है, लेकिन ओवरऑल हम 445 अनुच्छेद मानकर चलते हैं। ऐसे आप अपने अनुसार इसे आप लोग एक बार देख लेना।
तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, और अभी जो हमारा संविधान है उसमें 445 अनुच्छेद है। तो अपने मन में एक सवाल उठता है कि ये 395 और यहाँ 445 ऐसा क्यों? तो हमने पिछले लेक्चर में जो संविधान की जो विशेषता थी उसमें हमने देखा है कि संसद के पास शक्ति है, जिस शक्ति का उपयोग करके वह संविधान में संशोधन कर सकता है, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 368 में किया गया है। तो इन्हीं संशोधन के माध्यम से नए नए अनुच्छेद को जोड़े गए, और इन्हीं अनुच्छेदों को जो टोटल अगर इनका अमाउंट निकाला जाता है, टोटल जो है वो 445 अनुच्छेद आज वर्तमान में हमारे संविधान में शामिल हैं। और सूचियाँ जो है वो केंद्र सूची में 100 विषय, जो कि स्टार्टिंग में 97 विषय थे, और राज्य सूची में 61 विषय, जो कि स्टार्टिंग में 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में जो है अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, जो कि स्टार्टिंग में 47 थे। तो यहाँ पे गौर करने की वाली बात है कि स्टार्टिंग में जो सूची थी, जैसे कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो जैसे कि हमारा ध्यान केंद्रीय सूची पे जाता है तो वहाँ हम देखते हैं कि 97 विषय है, और अभी वर्तमान में जो हमारा केंद्रीय सूची है उसमें 100 विषय को शामिल किया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि केंद्र की शक्ति में वृद्धि हो रही है, यानी केंद्र का जो दायरा है कानून बनाने का वो बढ़ रहा है, वहीं राज्य का दायरा जो है वह सिमट रहा है। जैसे स्टार्टिंग में वो 66 विषय जो है राज्य सूची में शामिल किए गए थे, और अभी वर्तमान में जो है 61 विषय ही हैं। तो इस हिसाब से यह कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि इस पे ध्यान दिया जाए कि क्या वास्तव में केंद्र की का जो दायरा है वो बढ़ा है बनस्पत राज्य के दायरे से। तो हमने स्टार्टिंग का जो संविधान है उसके बारे में देखा, और वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। तो चलिए हम आज के अपना जो मेन टॉपिक है, यानी संविधान के जो प्रावधान हैं वो किन किन देशों के संविधान से लिया गया है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो पहले हम जो है अमेरिका के संविधान को लेते हैं। जो अपना अमेरिकी संविधान है उससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, और क्या क्या यानी अमेरिका में जो प्रावधान है उन प्रावधानों को अपने संविधान में कैसे शामिल किया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने यह देखा कि मूल अधिकार व्यक्ति को मिला हुआ है, और हमने यह भी जाना कि यह मूल अधिकार क्या होता है। तो मूल अधिकार कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि उसके बुनियादी जीवन के लिए, यानी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अति आवश्यक है। यानी और यह मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। दूसरा जो हमने अमेरिकी संविधान से लिया वो उपराष्ट्रपति का पद है, यानी हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति का पद है इसे हमने अमेरिकी संविधान से लिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो पद है, जो हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति, इनके पदों को भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। आप यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि इन पदों को हमने अमेरिकी संविधान से लिया, तो ये थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना है अपने को कि हमने राष्ट्रपति का जो पद है, यानी जब हम संविधान बना रहे थे तो हमने जितने भी विश्व के जो भी संविधान उस समय बन चुके थे उन सभी संविधानों को हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने अपना संविधान बनाया, और उन लोगों के संविधान से हमने जो कुछ सीखा उन चीज़ों को अपने संविधान में शामिल किया। तो जो अमेरिका का जो संविधान था उस संविधान में एक राष्ट्रपति के पद की भी बात की गई थी, तो उसे हमने अपने संविधान में भी शामिल किया। और इसके अलावा न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसे भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया था। और दूसरा अगर अब हम ब्रिटेन की तरफ देखते हैं तो हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, यानी कि संसद जो है, हमारे संविधान में जो संसदीय प्रणाली है यानी संसद जो है, इसे हमने ब्रिटेन के संविधान को पढ़ने के बाद अपने संविधान में शामिल
किया किया था। उसके बाद एकल नागरिकता की भी बात हो एकल नागरिकता की भी बात हमारे संविधान में की गई है, जिसे कि हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके अलावा विधि का शासन यानी जो भी शासन जो चलाया जाएगा वो एक कानून व्यवस्था के अनुसार ही हमारे देश का संविधान जो यह बताता है कि जो सरकार होगी वह कानून व्यवस्था के आधार पे ही अपना शासन चलाएगी। यानी अगर कोई ऐसा कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाती है जो कि संविधान के हिसाब से सही नहीं है, तो उसके लिए जो है सरकार जो है एक कानून बनाएगी और उन्हीं कानून के अनुसार लोगों को अपना 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 जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना होगा। उसके अलावा हमारे संविधान में मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था की गई है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। यानी अभी हाल में जो हमारा मंत्रिमंडल यानी सरकार में जो भी लोग बैठते हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, तो उनका एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल का आशय कि 10-12 लोगों का एक समूह होता है और उन समूहों के माध्यम से सरकार जो है अपना शासन यानी अपनी जो कार्य प्रणाली जो है उन 12 मंत्रियों के एक समूह के माध्यम से चलाती है। तो ये अपना मंत्रिमंडल का जो समूह है, इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम यूएसएसआर की बात करते हैं कि यूएसएसआर के संविधान से हमने क्या-क्या सीखा और क्या-क्या प्रावधान अपने संविधान में शामिल किया। तो अब यहाँ यूएसएसआर जो है, जो हमने जब संविधान बनाया था, उस दौरान जो है इसे सोवियत संघ कहते हैं, जो कि अभी वर्तमान में जिसे हम रूस कहते हैं, इनका यानी सोवियत संघ के विघटन से पूर्व जो है, तो उनके रूस के संविधान से हमने क्या लिया, तो अपना जो मौलिक कर्तव्य है और उसके अलावा पंचवर्षीय योजना, जो कि अभी हाल में समाप्त कर दिया गया है कि अभी हमारा जो शासन प्रणाली है इसमें पंचवर्षीय योजना का प्रावधान नहीं है। तो ये मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया था। अब हम आगे अगर आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं, तो आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन को लिया। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल में मौलिक अधिकार का नियम अब हम यहाँ पे आपातकाल में मौलिक अधिकार का नियम जो हमारा जो संविधान है उसमें 3 तरह के आपातकाल की बात की गई थी, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया कि एक अपना राष्ट्रीय आपातकाल होगा, दूसरा जो है वो राष्ट्रपति शासन होगा और तीसरा जो है जो वित्तीय आपातकाल के बारे में हमने देखा। यानी कि हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। एक अपना राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अगर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की संभावना होती है तो इस आधार पे हमारे देश में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब यह नहीं हुआ कि वो पूरे देश में लागू होगा। राष्ट्रीय आपातकाल हम किसी क्षेत्र या किसी ऐसे निश्चित क्षेत्रफल में भी हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और दूसरा जो है राष्ट्रपति शासन, जिसके बारे में हमने देखा कि अगर अपनी राज्य जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो इस आधार पे जो है केंद्र जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा वहाँ पे कर सकती है। तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल की बात की गई है कि अगर हमारे देश की जो वित्तीय प्रणाली है उस पे अगर कोई संभावित खतरा उत्पन्न होता है, अगर कोई समस्या आ जाती है तो हम इस आधार पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो वही आपातकाल में जो अपना मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं मौलिक अधिकार, इसको जो है सरकार जो है निलंबित कर सकती है। हम आगे का जो लेक्चर है आगे के लेक्चर में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या मौलिक अधिकार हमें संविधान में दिया गया है और ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या है जो कि आपातकाल के दौरान भी व्यक्ति को मिलेगा ही। अगर यहाँ पे अगर आर्टिकल 20 और 21 के बारे में हम कुछ
के बारे में अगर चर्चा करने लग जाएंगे तो अपना जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक से हम जो है वो भटक जाएंगे। अगला अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करते हैं तो वहाँ से हमने गणराज्य यानी हमारे संविधान में जो गणराज्य की जो व्यवस्था है उसे हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। तो आज का हमारा जो लेक्चर हुआ उस लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत संविधान के बारे में देखा कि स्टार्टिंग में हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे और वर्तमान में हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। हमने सूचियाँ की बात की कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जैसे कि केंद्र सूची का मतलब है कि केंद्र इन विषय पर कानून बना सकता है। राज्य सूची में जो विषय शामिल है उन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची के बारे में हमने चर्चा की कि इनमें जो जो विषय शामिल है उनमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएंगे। तो हमने यह भी देखा कि स्टार्टिंग में जो है केंद्रीय सूची में जो विषय विषय थे और वर्तमान में केंद्रीय सूची में जितने विषय हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी संविधान बनने से लेकर वर्तमान तक जो केंद्र के जो कानून बनाने का जो क्षेत्र है उसमें जो है वह वृद्धि हुई है। वहीं राज्य के विषय क्षेत्र में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलता है, यानी उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। इसका मतलब यह हमें नहीं समझना है कि हमारा जो संविधान है वो राज्य सरकार पे थोड़ा सा निरंकुश लगाता है, वही केंद्र पे निरंकुशता नहीं लगाता है। ऐसा हमें नहीं सोचना है। उसके अब बाद हमने जो भी प्रावधान है हमारे संविधान में, जो प्रावधान है जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद हुआ, राष्ट्रपति का पद हुआ, गणराज्य की बात हमने की। हमने यह भी देखा कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का नियमन हम कैसे करेंगे। उसके अलावा हमने संविधान संशोधन की बात की, जिसे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। नीति निदेशक तत्व की बात की, जिसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। हमने अमेरिका के संविधान की भी बात की, जहाँ से हमने मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति, उसके अलावा न्यायिक समीक्षा शक्ति, इन सब चीज़ों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था के प्रावधानों को लिया, एकल नागरिकता के प्रावधानों को लिया। उसके बाद विधि का शासन, मंत्रिमंडल, इन सबों को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। उसके अलावा हमने यूएसएसआर की बात की, जिसे कि अब अभी वर्तमान समय में रूस कहते हैं। यानी रूस के संविधान से भी हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि मौलिक कर्तव्य हुआ, पंचवर्षीय योजना हुआ। इन सब चीज़ों को हमने रूस के संविधान से लिया। तो थोड़े बहुत हमने आज का जो टॉपिक था वो कुछ खास नहीं था। जो वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, इन सब में जो है वो एक फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी में इसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इससे कुछ ज़्यादा जो क्वेश्चन पिछले वर्ष के क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं। अगर क्वेश्चन बनता भी है तो थोड़ा जो है स्टेटमेंट के बेसिस पे ये डाल दिया जाएगा, जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन हो गया कि मूल अधिकार का जो प्रावधान है इसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया। दूसरा जो है जो मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना का प्रावधान हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया। तो ये स्टेटमेंट के बेस पे जो यूपीएससी पूछ सकती है। ऐसे यूपीएससी के लिए यह टॉपिक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो लोग रेलवे, एसएससी या सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए यह आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फिलहाल आज का टॉपिक आज यहीं तक। अगला जो लेक्चर होगा इसमें हम भाग 1 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।